न्यूज़ नेस्ट के ख़ास प्रोग्राम शिक्षा ही सब कुछ में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब। आज हमारी ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर हलीमा सादिया साहिबा, जो अजमान के दिल्ली प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल हैं और उससे पहले शारजा इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल थी और उससे पहले हमदर्द पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल रही हैं। तालीम के मैदान में जो भी नई तब्दीलियां आ रही हैं, जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, जो नए इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको करीब से देखने और उसको कैसे सुलझाया जा सकता है, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इन सब के ऊपर वो एक अच्छी महारत रखते हैं। हिंदुस्तान का जो तालीमी निज़ाम है इसको भी आपने देखा और वहाँ भी आप देख रही हैं, वहाँ का जो तालीमी निज़ाम है उसको भी आप बगौर देख रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है और इस फ़र्क को कैसे कम किया जा सकता है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाह भाई। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आपने एक पूरा साल जो है वो तालीम के नाम कर दिया है और शिक्षा ही सब कुछ है के नाम से आप ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। मेरा सफ़र जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली से शुरू हुआ था और ये बात बिल्कुल सही है और मैंने यहाँ 19 साल तक हमदर्द की खिदमत की और उसके बाद जब मुझे दुबई में एक मौका मिला कि मैं बहैसियत प्रिंसिपल वहाँ एक स्कूल में काम कर सकूं, तो मेरे अंदर भी यही ख्वाहिश थी और यही जज्बा था कि मैं ज़रा अब देखूं बाहर जाके कि वहाँ के तालीम का मेयार क्या है और वहाँ जो नई नई एडवांसमेंट हो रहे हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उसका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपने पूछा कि दोनों में बुनियादी फ़र्क मुझे क्या नज़र आया। पिछले 6 सालों में जो मैंने वहाँ तजर्बा हासिल किया और यहाँ का जो 19 साल तजर्बा था, उससे मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि वहाँ एक तो दुकानें नहीं खुली हुई हैं स्कूल के नाम पे। जो यहाँ पे स्कूल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। कुछ स्कूल्स तो बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन देते हैं और बहुत ही कॉस्टली भी हैं। यहाँ तक कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी फ़ीस तो 48,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ तक भी है और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो 100-200 फ़ीस के साथ चल रहे हैं, जो बहुत ही छोटे स्कूल्स हैं और एक दुकान की तरह लोग उसे चला रहे हैं। अगर हम बात करते हैं वहाँ के स्कूलों की, तो वहाँ इस तरह का कोई इतना बड़ा तज़ाद नहीं नज़र आता है, क्योंकि वहाँ जो भी स्कूल्स कायम किए जाते हैं वो मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के अंदर कायम किए जाते हैं, जिसके लिए जो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ज़रूरी है, जो क्लासरूम के साइज़ हैं, जो प्लेग्राउंड्स हैं, जो लेबोरेटरीज़ हैं, वो सब मिनिमम पूरा करना और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ज़रूरी है। इसलिए वहाँ के स्कूलों में जो मेयार का फ़र्क है वो इतना ज़बरदस्त नहीं है जितना कि यहाँ हमें नज़र आता है। वहाँ सभी स्कूल थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ ज़रूर होंगे कि किसी के यहाँ तालीम का मेयार 20 है तो किसी के यहाँ 19 है, किसी के यहाँ 18 है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे 10 और कहीं पे 1000 का डिफरेंस होगा। इसके अलावा जो असातिज़ा का तकर्रुर है उसमें भी वहाँ मिनिस्ट्री का बहुत अमल दखल होता है। जो भी उस्ताद हम वहाँ सिलेक्ट करते हैं उससे पहले मिनिस्ट्री भेजते हैं, वो इंटरव्यू करके ख़ुद ये चेक करते हैं कि ये उस्ताद बनने के लायक हैं कि नहीं, इनकी सलाहियत कैसी है। अब तो बल्कि वो एक टेस्ट भी कंडक्ट करने जा रहे हैं जिसके बाद वो लाइसेंस देंगे टीचर्स को, जैसे कि वो नर्सेज और डॉक्टर्स को लाइसेंस देते हैं, तभी वो टीचिंग प्रोफेशन में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। जबकि हम अपने यहाँ ये देखते हैं कि हर कोई अपने 2 रूम के फ्लैट में एक स्कूल खोल लेता है, कोई 4 कमरों के फ्लैट में एक स्कूल खोल लेता है और यहाँ पे कोई मेयार का तयन ज़रूरी नहीं है। कितने स्कूल्स तो ऐसे हैं जो एफिलिएटेड है ही नहीं और कितने स्कूल्स ऐसे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। जाहिर सी बात है, जब वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो गवर्नमेंट की नज़र में भी नहीं है और वहाँ पे मनमानी लोग अपने तौर पे जो जैसा चाहते हैं वैसा उस स्कूल को चलाते हैं। तो बेसिकली फ़र्क यही है कि हम बाहर मुल्कों में अपने आप से, अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकते जब तक कि हम मिनिस्ट्री से उसका अप्रूवल ना लें। जी, जो लोग यहाँ पे तालीम के मैदान में सरगर्म अमल हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सही नीयत और सही जज्बे के साथ उन्होंने स्कूल खोली है। अगर मैं उनसे आपसे ये जानना चाहूँ कि अगर वो अपने स्कूल के अंदर क्वालिटी एजुकेशन को लाना चाहते हैं या उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो किन बातों का ख्याल रखें? जी शाह भाई, ये तो आपने बहुत उम्दा बात बताई कि हिंदुस्तान के पस मंज़र में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सभी स्कूल्स बहुत बड़े होंगे, क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स अवेलेबल ही नहीं हैं और वहाँ मजबूरी हो जाती है कि जो आवाम है, पब्लिक है, वो खुद अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करके एक स्कूल चलाती है। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगी कि जब भी वो कोई स्कूल खोलें तो कम से कम इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जो बच्चों की नशो नुमा होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के पास थोड़ी सी कम से कम जगह खेलने कूदने के लिए हो, उनके पास कम से कम ऐसे कमरे हों, ऐसे क्लासरूम्स हों जिसमें वो सांस ले सकें सही तरीके से। उनके पास स्कूल में जो असातिज़ा का तयन किया जाए, जो उनको तकर्रुर किया जाए, तो उसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है कि असातिज़ा ग्रेजुएट होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि असातिज़ा जब भी अपॉइंट करें तो हम उनसे ये बात ज़रूर जान लें कि उनके अंदर जज्बा कितना है, क्योंकि अगर आजकल ख़ास तौर से ये देखा गया है कि टीचर्स जो है वो ज़बरदस्ती टीचर बन रहे हैं, क्योंकि कोई भी
फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे टीचिंग को एज ए प्रोफेशन नहीं लेना चाहता है। या तो वो डॉक्टर बनना चाहती थी या इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर ग्रेजुएशन कर लिया और फिर बीएड करके टीचिंग प्रोफेशन में आ गए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शौक से इस प्रोफेशन को अपना रहे हैं। तो जो लोग ज़बरदस्ती इस प्रोफेशन को अपनाते हैं उनके अंदर वो जज्बा नहीं होता है, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो इंसान के अंदर एक तो लगन होनी चाहिए और दूसरी बात ये कि पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ही सब्र आजमा ये काम होता है। और जो कुछ हमारे खुद अपने अंदर है, यानी जो हमारी सलाहियत है, हम उसे दूसरों के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम किसी दूसरे को दे रहे हैं। इसके लिए एक इंसान के अंदर खिदमत का जज्बा भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वरना सिर्फ क्लासरूम की चार दीवारी के अंदर 6 पीरियड्स पूरे करना और चले जाना, तो ये टीचिंग प्रोफेशन के सही मकसद को पूरा नहीं कर सकता। और जो हमारे असातिज़ा भाई बहन हैं, मैं सिर्फ एक बात उनसे ये कहना चाहती हूँ कि ये दुनिया का वो वाहिद प्रोफेशन है जो सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त प्रोफेशन है। दुनिया के और दूसरे ममालिक में देखा गया है कि टीचिंग प्रोफेशन को हाईली पेड भी बनाया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे पेमेंट की बात नहीं करूँगी, क्योंकि अगर हम पे की बात करते हैं तो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारा प्रोफेशन जो टीचिंग प्रोफेशन है वो इन सब से बहुत ऊपर है। हम ही वो वाहिद प्रोफेशन हैं जो दूसरे प्रोफेशंस को पैदा करते हैं, क्योंकि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बगैर किसी टीचर की मदद के बन ही नहीं सकता है। तो इसलिए टीचर्स को सबसे पहले खुद एतमादी होनी चाहिए और उन्हें खुद को ये समझना चाहिए कि वो एक बहुत ही बाइज़्ज़त प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद कोशिश ये करनी चाहिए कि अब इस प्रोफेशन का जो भरम है, जो इसकी इज़्ज़त है, इसको रखने के लिए उन्हें अपने आप को ज़माने के साथ साथ अपने को अपडेट करते रहना चाहिए। जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो नए नए स्किल्स टीचिंग में डेवलप हो रहे हैं, उनसे अपने आप को लेस करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग स्कूल चला रहे हैं या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ख़ास तौर से जैसे टीचर उन्हें ट्रेन नहीं मिलते, तो क्या ज़रूरी है कि वो खुद अपने टीचर्स को ट्रेन करें? ये उनके लिए कितना आसान है या कितना मुश्किल है? आसान और मुश्किल तो हम बाद में सोचेंगे, क्योंकि अगर जो ट्रेंड टीचर्स आ भी रहे हैं हमारे पास, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ और देखती हूँ जो हमारे ख़ास तौर से जो हमारे तबके के और हमारे अक़लियती ग्रुप के लोग आते हैं, उसमें ट्रेंड टीचर्स होने के बावजूद भी उन्हें टीचिंग स्किल्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है हर स्कूल के लिए कि असातिज़ा को पहले वो कम से कम नहीं तो 3 महीना पहले अपॉइंट करें। अगर उन्हें टीचर की ज़रूरत अगर जनवरी के महीने में है तो उसे 3 महीना पहले अपॉइंट करके उसे 3 महीने की ट्रेनिंग दें, इन हाउस ट्रेनिंग दें, और उससे उन्हें वो कुछ पीरियड्स पढ़ाने के लिए दें और कुछ पीरियड्स उनके क्लासेस ऑब्जर्व करने के बाद उनकी जो कमियां उसमें रह गई हैं, जो खामियां रह गई हैं, और कैसे वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन से बेहतर मेथडोलॉजीज़ का क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपने स्कूल के मेयार को काफ़ी हद तक आगे ले जा सकते हैं। कैसे आप कहेंगे कि ये एक अच्छा टीचर, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अगर एक अच्छा टीचर बनना है तो सबसे पहले बच्चों से प्यार करना सीखना होगा। टीचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों की सोहबत में रहना पसंद करे, बच्चों की बातों को पसंद करे, और फिर दूसरी बात ये कि उसके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि ये बच्चे जो मेरे सामने हैं ये मुस्तकबिल हैं और इनका मुस्तकबिल मेरे हाथ में है। अगर ये उन्होंने अपने अंदर सबसे पहले ये जज्बा पैदा कर लिया तो उन्हें क्लास के अंदर जितनी भी परेशानियां होंगी, जितनी भी मुश्किलात आएंगी, जितनी भी कठिनाइयां आएंगी, उन्हें वो बुरा नहीं लगेगा। वो उसे हल करने की कोशिश करेंगे, उसका सोल्यूशन तलाश करेंगे और वो नित नए तरीके अपनाएंगे क्लास में, जिससे वो उन परेशानियों से नमूदाज़बा हो सकें और अपने क्लास को बेहतर बना सकें। दूसरी बात यह है कि टीचिंग जहाँ एक आर्ट है वहीं एक साइंस भी है, तो उसकी साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि टीचिंग स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर हम देखा गया कि टीचर्स ये सोचते हैं कि अब तो हमने बीएड कर लिया है, हमने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और हमसे बढ़ के कौन माहिर होगा, हम तो अकल कुल रखते हैं। ये गलतफहमी एक बहुत ही ज़बरदस्त गलतफहमी है असातिज़ा के अंदर। आजकल देखिए ज़माना कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से हमारे ज़िंदगी के हर शोबे को असरअंदाज कर रही है। ऐसे में टीचिंग प्रोफेशन भी इससे दूर नहीं रह गया है। पहले ज़माने में बच्चे असातिज़ा को की तरफ देखते थे उनसे मालूमात लेने के लिए, लेकिन अब तो वो सूरत हाल रह ही नहीं गई। अब तो वो मालूमात के बहुत से ज़राए हैं जिनसे वो ले सकते हैं। तो अब जो टीचर का रोल रह गया है वो ये रह गया है कि वो बच्चों को ये बता सके कि कौन सी मालूमात सही हैं, कौन सी गलत हैं, किन ज़रिए से लेना है, किन ज़रिए से नहीं लेना है, और दूसरी बात कि उन मालूमात को किस तरह दिलचस्पी के साथ बच्चों तक पहुँचा सकें। ये जो एक मेथडोलॉजी है, एक बच्चों से पर्सनल अटैचमेंट है, एक बच्चों तक पहुंचने का जज्बा है, ये चीज़ें ही आजकल आज के ज़माने में किसी उस्ताद को बेहतर उस्ताद बना सकते। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा कामयाब हो आगे चलकर, तो इसमें वालिदैन को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बच्चों के साथ कम से कम आधा घंटा उन्हें रोज़ाना बैठ करके उनसे सबसे पहले पूछना चाहिए कि आज स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, कौन कौन से टीचर्स ने पढ़ाया और क्या पढ़ाया। इसके बाद दूसरी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर कोई भी होमवर्क दिया गया है, क्योंकि अब आजकल ज़्यादातर देखिए प्रोजेक्ट मेथड में पढ़ाई होती है,
प्रोजेक्ट मेथड का तरीका ये होता है कि जो चीज़ें बुक के अंदर हैं उसके अलावा बच्चे को कुछ फील्ड वर्क दिया जाता है। ज़ाहिर से तो वो फील्ड वर्क बच्चा अपने आप तो कर नहीं सकता है, उसमें वालिदैन की उसे मदद की ज़रूरत होती है। तो वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि पहले वो खुद समझें उस प्रोजेक्ट को कि एग्जैक्टली स्कूल क्या चाहता है, और उसके बाद उसके लिए जो भी वसाइल की ज़रूरत है, बच्चे को कहीं ले जाना है, बच्चे को कोई चीज़ ख़रीद के देनी है, बच्चे को बहुत सारे उसके लिए मटीरियल्स चाहिए, वो सब वालिदैन प्रोवाइड करें और साथ में बैठ करके बच्चों के देखें कि वो किस तरह से बच्चा बना रहा है। कहीं पर अगर उसे नहीं हो पा रहा है तो उस पर मदद करें। ये ऐसा करने से हमने ये देखा है कि वो बच्चे बहुत ही पुरएतमाद होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, उनका रिज़ल्ट स्कूल में बहुत ही उम्दा होता है, जिनके वालिदैन बच्चों के साथ साथ मिल करके इस तालीम के सफ़र में उनके साथ साथ चलते हैं। कितना ज़रूरी है कि आजकल के बच्चों को टेक्नोलॉजी से जैसे उनको जोड़ा जाए और उसके बारे में भी उनको तालीम दी जाए, और 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं जो आपके स्कूल में हैं और अब जब आप यहाँ आती हैं तो यहाँ वो गायब नज़र आते हैं? जब हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं तो देखिए ये जो ICT एजुकेशन है ये उसका एक अटूट हिस्सा है जी। क्योंकि जो पिछली सदी थी, जो उससे पहले की सदियाँ थी, हर सदी की अपने अपने कुछ मुतालबात होते हैं। जो इस सदी का मुतालबा है वो मुतालबा सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को ICT एजुकेशन दी जाए उनको, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि जो उनकी क्लासरूम की पढ़ाई है, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो, साइंस की हो, इंग्लिश की हो या और दूसरे लैंग्वेजेस की हो, उसे हम को रिलेट कर दें उनकी टेक्नोलॉजी से। अगर हम बच्चों को पहले ज़माने में होमवर्क दिया करते थे कि आप जैसे कि ये नया साल आने वाला है, नए साल में आपका रेजोल्यूशन क्या है, आप एक कार्ड बनाइए, उसको डेकोरेट कीजिए और लेकर के स्कूल में आइए, एक होमवर्क हुआ करता था। तो अब इस होमवर्क को अगर हमें ICT से कोरिलेट करना है तो हम ये कह दें कि आप अपने 10 रेजोल्यूशन नए साल के आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। हर एक के हाथ में मोबाइल होता है आजकल, और न सिर्फ ये कि अपना बल्कि अपने वालिदैन का, अपने भाई बहनों का, अपने रिश्तेदारों का 10 लोगों का आप रिकॉर्ड करके स्कूल में लेके आइए और फिर हम उसे दिखाएंगे बच्चों के सामने। हर बच्चे को खुशी भी महसूस होगी कि उसका होमवर्क सब लोग देख भी रहे हैं, और उसमें टीचर अपना जो भी उसको उस पर रिमार्क्स देना है वो रिमार्क्स उसको देखने के बाद दे सकती है। तो इस तरह से हम बहुत आसानी के साथ अपनी क्लासरूम टीचिंग को ICT से कोरिलेट करके हम दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उससे मदद ले सकते हैं। तालीम होने के बावजूद उसमें जो अखलाकियात का जो उनसर है वो गायब होता जा रहा है। तरबियत जिसे कहते हैं वो तालीम से दूर होती चली जा रही है। तो अगर स्कूल्स या एसातिज़ा के पास एक मौका होता है कि वो बच्चे को सिर्फ तालीम याफ्ता नहीं बल्कि बेहतरीन इंसान में ढाल सकते हैं, तो स्कूल अपनी करिकुलम में अखलाकियात को कैसे शामिल कर सकते हैं और कैसे उसको बेहतर तरीके से नाफिज कर सकते हैं? UAE में मॉरल एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया गया है तमाम स्कूलों के लिए। अच्छा, आमतौर पर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हम चूँकि इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ा देते हैं बच्चों को तो उनको मॉरल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ 3 पीरियड इस्लामिक स्टडीज़ को देने के अलावा 1 पीरियड मॉरल एजुकेशन का मुतय्यन किया गया है। उसमें सिलेबस इस तरह से अलग है कि इस्लामिक एजुकेशन में हम बच्चों को पढ़ाते हैं दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में, अंबिया के बारे में और कुरान और सुन्नत के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन मॉरल एजुकेशन में हम पढ़ाते हैं उनको कि किस तरह से वालिदैन की इताअत की जाए, नेबरहुड का ख्याल रखा जाए, किस तरह से दूसरों की खबरगिरी की जाए, गुस्से पे कैसे कंट्रोल किया जाए, पैसे को कैसे अक्लमंदी के साथ खर्च किया जाए। इस तरह के जितने वैल्यूज़ जो ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे खिदमत का जज्बा कैसे बेदार किया जाए, कोई अगर अपाहिज इंसान है तो उसके लिए हमारे दिल में न सिर्फ हमदर्दी का जज्बा हो बल्कि हम उसके अपने आप को उसके जगह पे रख करके सोचें और फिर उसके लिए वही तायुन करें जो हम अपने लिए करते हैं। ये तमाम चीज़ें मॉरल एजुकेशन में आती हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी हम देखते हैं कि वैल्यू एजुकेशन एक सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है, लेकिन हम उसको उस स्पिरिट के साथ नहीं पढ़ाते जिस स्पिरिट के साथ और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि ना सिर्फ हम मॉरल एजुकेशन को 2 पीरियड या 3 पीरियड तक महदूद कर दें, बल्कि पूरे स्कूल का माहौल हम एक ऐसा बनाएं जिसमें कि हम बच्चों को जानबूझ करके दूसरों की खिदमत का मौका दें। जैसे हम ऐसे डे सेलिब्रेट करें जिसमें अपनी चीज़ें शेयर करो दूसरों के साथ, हम उन्हें यतीम खाने ले जाएँ, हम उन्हें माजूरों की जगहों पर ले जाएँ और वहाँ उनकी खबरगिरी करने को बोलें, उनकी देखभाल करने को बोलें, उनके साथ अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करने को बोलें और उनके अंदर हम एम्पैथी का जज्बा पैदा करें। अगर कोई ब्लाइंड है तो उस पर हंसने के बजाय हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो इस तरह के जब प्रैक्टिकल काम हम बच्चों को देते हैं स्कूल लेवल पे, वो उनके जहन में बहुत देर तक नक्श रह जाता है उसका, और वो अपनी आगे की ज़िंदगी में भी दूसरों का इसी तरह से ख्याल रखते हैं। आपका सफ़र भी काफ़ी होता रहता है, कभी आप सिंगापुर जाती हैं वहाँ के तालीमी निज़ाम को देखने, कभी आप अमेरिका जाती हैं, तो इन ममालिक में जो निज़ाम तालीम है यहाँ ज़ोर किस पहलू पे होता है? यानी तालीम पे ज़्यादा ज़ोर होता है, बेहतर शहरी बनाने पे ज़्यादा ज़ोर होता है, तरबियत के पहलू पे ज़ोर होता है,
किन चीज़ों पे वहाँ के तालीमी निज़ाम में ज़्यादा जोर है? रिसेंटली सिंगापुर से आई हूँ, तो वहाँ मैंने जो बहुत एक बात मुझे बहुत दिल को छू गई, वो ये कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरी थी, वहाँ मैंने देखा कि एयरपोर्ट पे एक कॉर्नर में बहुत ही खूबसूरत से फर्नीचर रखे हुए हैं और बीच में शेल्फ्स रखे हुए हैं बुक्स के, और वहाँ पे रीडिंग कॉर्नर बना हुआ है। और जो बच्चे माँ बाप जैसे कि इमिग्रेशन की लाइन में लगे हैं या कुछ और भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं या एयरपोर्ट पे वेट ही कर रहे हैं, तो वो बच्चे वहाँ जा कर के आराम से बैठ के किताबें खोल के पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये इतनी अच्छी ये बात लगी कि जिस मुल्क के एयरपोर्ट तक पे ये फैसिलिटी दी गई है बच्चों को कि वो चाहें तो वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका तो म्यार बहुत ही आला होगा। यही वजह है कि सिंगापुर की रैंकिंग अगर हम पिज़्ज़ा में देखते हैं तो वो नंबर 1 पे है, जो अभी रिसेंटली पिज़्ज़ा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। आपने अमेरिका की बात की, तो अमेरिका के शहरियों को मैंने जब करीब से देखा वहाँ रहते हुए, तो मुझे ये लगा कि उनके अंदर ज़िंदगी को जीने का जज्बा बहुत ज़्यादा है और उनके अंदर सिविक सेंस बहुत ज़्यादा है। रात के 12 बजे भी अगर सिग्नल रेड है तो वो लाइन में खड़े होते हैं, वो पैदल चलने वालों के लिए, जब तक ग्रीन नहीं होता है, जबकि चारों तरफ से कोई गाड़ी नहीं आ रही होती है, बिल्कुल रोड पे सन्नाटा होता है, लेकिन तब भी वो खड़े होकर के वेट करते हैं कि जब तक वो ग्रीन सिग्नल नहीं होगा पेडेस्ट्रियन के लिए, तब तक वो उसको क्रॉस नहीं करेंगे। इसके अलावा कहीं भी जाए, अगर 2 आदमी भी अगर मैकडोनल्ड पे हैं या किसी म्यूज़ियम में काउंटर पे हैं या किसी टिकट की लाइन में हैं, अगर 2 अफराद भी हैं तो वो एक के पीछे एक लाइन में खड़े होकर के अपनी बारी का घंटों तक इंतज़ार करते हैं और कभी किसी को पुश नहीं करते, कभी किसी को धक्का नहीं देते, जैसे कि आमतौर पे हमारे यहाँ देखा गया है। तो ये जो उनका सिविक सेंस है ये इतना हाई इस वजह से है कि उनके स्कूलों में इसकी तालीम दी जाती है कि एक अच्छा शहरी किस तरह से बना जाता है और दूसरों के हुकूक का कैसे ख्याल रखा जाता है और किस तरह से ज़िंदगी को हम खुशी खुशी जी सकते हैं और हमेशा खुशो खुर्रम रहने के क्या गुर हैं। एक वाक़या बताऊं कि मैं एक म्यूज़ियम में गई थी और वहाँ मैं अपना पर्स डाल रही थी स्क्रीनिंग के अंदर, तो मैं पता नहीं किसी बात पे कुछ उदास सी थी, क्योंकि घर से ही जब मैं निकली थी होटल से ही, तो कोई ऐसी बात हो गई थी कि जिससे मेरा मूड सही नहीं था। तो जब मैंने स्क्रीनिंग में अपना बैग डाला और दूसरी तरफ से निकालने के लिए गई, तो जो वहाँ पे ड्यूटी पे था शख्स, उसने कहा कि मैम यू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो कुछ नहीं भूली, अपना बैग लाई थी, मैंने ले लिया। तो उसने कहा कि नो, यू हैव फॉरगॉट योर स्माइल। तो मुझे ये बात उसकी इतनी अच्छी लगी कि लाइक वो दूसरों को भी ये रीड करते हैं कि अगर कोई इंसान उदास है, गमगीन है, उसका मूड सही नहीं है, तो उसे कैसे चीयर अप किया जाए। तो इस तरह के जो दूसरों के जज्बात का ख्याल है और दूसरों के एहसासात का है, ये बहुत ज़्यादा हमने उन मुल्कों में महसूस किया है। और अगर देखा जाए तो तालीम का जो असल मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक बेहतर इंसान जो दूसरों के दर्द में, दूसरों के सुख में, दूसरों के गम में, दूसरे की खुशी में बराबर का शरीक हो, इस बात का ख्याल रखे कि मैं तो खुश हूँ, कहीं दूसरा कोई ऐसा तो नहीं है कि वो खुश नहीं है या वो किसी गम का शिकार है। देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे सामने है कि जब भी वो बच्चों के दरमियान से गुजरते थे, बच्चे आकर के उनसे चिमट जाते थे और ख़ुद उनके नवाज से उनके कंधों पे हुआ करते थे, इवन की नमाज की हालत में भी। तो इस बेहतरीन उसवे को सामने रखते हुए आज हम अगर देखें, हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं या हमारी उम्र के जो लोग भी हैं, कहाँ हम देखते हैं कि बच्चों के साथ वो इतनी प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। बल्कि मस्जिदों में अगर बच्चे कुछ शोर कर रहे होते हैं तो उन्हें हर तरफ से झिड़क और डांट ही पड़ती है। तो सबसे पहले तो हर एक को अपना अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे नबी का उसवा हमारे लिए बेहतरीन उसवा है। ख़ासतौर से ये 21st सेंचुरी के और क्या स्किल्स हैं कि अगर वो बच्चे सीख लें तो उनका कामयाब होना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि उनको ग्लोबल अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो दुनिया एक बिल्कुल महदूद होकर रह गई है, एक छोटे से गांव की तरह से होकर रह गई। ग्लोबल विलेज इसीलिए कहा जाता है। कोई भी घटना घटती है अमेरिका के अंदर, कोई भी घटना घटती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और कुछ सेकंड्स के अंदर हम सबको मालूम होता है, न सिर्फ हमें, हमारे बच्चों को मालूम हो जाता है। इसलिए बच्चों को एक ये फ़िक्र देने की ज़रूरत है कि वो सिर्फ इस एक मुल्क तक महदूद ना रहें, बल्कि और तमाम मुल्कों के जोग्राफ़ी, हिस्ट्री, वहाँ के कल्चर, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के तौर तरीक़े, वहाँ का खान पान, वहाँ के तमाम चीज़ों से वाक़फ़ियत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी इंसान जो आज यहाँ है, हो सकता है कि कल वो पोस्टेड हो वियतनाम में, फिर परसों किसी और जगह हो। तो इसके लिए ये जो ग्लोबल अवेयरनेस है ये बहुत ज़रूरी है, और जो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए इंसान को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा हर चीज़ जो देखे उसके बारे में वो सवाल करे, उसके बारे में वो सोचे। जो ज़माने में चल रही हैं चीज़ें या जो चीज़ हो रही है या जो चीज़ें बना दी गई हैं, उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करने की सलाहियत ना उसके अंदर हो, बल्कि ये हो कि वो उसको बेहतर कैसे बनाए। जैसे कि अगर हम एक मिसाल लें इस मग की, तो ये मग किस तरह से हम कम कीमत पे और बेटर यूटिलिटी के साथ बना सकते हैं, अनब्रेकेबल बना सकते हैं, या ऐसा बना सकते हैं कि जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। तो इस तरह क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है।
اس کے علاوہ بچے کے اندر لیڈرشپ کوالٹی پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور یہ سوچیں کہ کوئی آئے گا اور میری تھالی میں ہمیں سرو کر دے گا اور ہم کھانا کھا لیں گے، بلکہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک دسترخوان کی طرح ہے. دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، ہمیں خود ہاتھ بڑھا کر کے اٹھانا ہے کہ ہم کیا اٹھاتے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہی سکھانا ہے کہ دنیا میں اپورچونیٹیز ہیں موجود، آپ کو اسے ڈھونڈنا ہے، آپ کو اسے گریب کرنا ہے، اور جب بھی کوئی نئی اپورچونیٹیز آتی ہیں تو اس کے لیے انسان کو محنت کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس کے علاوہ کمیونیکیشن اسکلس بہت ضروری ہیں، اور کمیونیکیشن اسکلس میں اگر کسی نے اپنی مادری زبان کے علاوہ اور جتنی بھی زبانیں سیکھی ہیں وہ سب اس کو ایڈیشنل فائدہ دیتی ہیں، اور انگلش بینگ دا انٹرنیشنل لینگویج یہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ایک بات یہ بھی محسوس کی گئی ہے شاہ بھائی کہ جب بھی ہم انٹرویو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اساتذہ ہمارے پاس آتے ہیں وہ قابل تو ہوتے ہیں لیکن ان کی کمیونیکیشن اسکلس بہت پور ہوتی ہیں، اور خاص طور سے انگریزی زبان. تو میں اپنے بہنوں کو اور بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب وہ اس فیلڈ میں آ ہی رہے ہیں، جب وہ ٹیچر کے پروفیشن کو اپنا ہی رہے ہیں یا کسی بھی پروفیشن کو، تو کم سے کم اپنی مادری زبان کے علاوہ اپنی انگریزی کو ضرور امپروو کر لیں، تاکہ یہ جو ایک گلوبل سٹیزنشپ کا کانسیپٹ ہے یہ اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. وہ کسی بھی ملک میں جائیں گے، کم سے کم اگر انگریزی آتی ہوگی تو وہ بہت آسانی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے کام کو پورا کر سکتے ہیں. ہیومن رائٹس کی جو نالج ہے وہ بھی بچوں کو دینا بہت ضروری ہے، تبھی ہم اس 21 سینچری میں یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہوگا. اور ان سب کے اوپر جو ہے وہ ہے کریٹیوٹی، کہ بالکل ہمیں فالو نہیں کرنا ہے بلائنڈلی جو بھی چیزیں چلتی چلی آئی ہیں، اور یہی کریٹیوٹی جو ہے وہ الٹیمیٹ گول آف ایجوکیشن آج کے زمانے میں سمجھا گیا ہے، اور یہی ہمارا گول ہونا چاہیے ہر بچے کو تعلیم دینے کے لیے کہ ہم اس کے دماغ میں یہ ایک جگیاسا پیدا کریں، ایک تجسس پیدا کریں کہ وہ دنیا کے بارے میں سوچے سمجھے، کوشچنس کرے، سوالات کرے، اور پھر کچھ نیا کرنے کی سوچے، اور پھر جو بھی ایشوز ہیں سماج میں، سوسائٹی میں، ان ایشوز سے ہم ان کو باخبر کرتے رہیں تاکہ بچہ سوچے گا کہ ان ایشوز کا حل کیا ہو سکتا ہے اور وہ کچھ نیا انوویٹیو آئیڈیا سامنے لے کے آ سکتا ہے. جو بھی اسکولوں میں مقابلوں کے اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں، کمپٹیشن ڈفرینٹ طریقے سے ہوتے ہیں، اولمپیاڈس ہوتے ہیں، بہت سے ٹیلنٹ سرچ ایگزامینیشنز ہوتے ہیں، بہت سے گلوبل ایگزامس ہوتے ہیں، بہت سے انٹرنیشنلی ایکلیمڈ ایگزامس ہوتے ہیں. تو ہمارے والدین کو یہ چاہیے کہ اس میں بچوں کو ضرور شرکت کرائیں، اور اگر کچھ پیسے خرچ کرنے پڑیں، کیونکہ کئی ایگزامس ایسے ہوتے ہیں جس میں ان کی فیس بھی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں شاہ بھائی پتے کی بات، کہ ہم جب یہاں تھے ہندوستان میں اس وقت بھی یہ صورتحال تھی کہ ہمارے جو مائنورٹی کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان سب کو بالکل فضول سمجھتے ہیں، اور جب بھی اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے تو دوسرے قوم کے لوگوں کے بچوں کا انرولمنٹ زیادہ ہوتا ہے بنسبت اپنے قوم کے بچوں کے. اور اب ہم جب وہاں دوسرے ملک میں ہیں، گلف میں ہیں، تو وہاں بھی ہم نے یہی صورتحال پائی ہے کہ اس بات کو کیسے ذہن میں ہم اپنے لوگوں کے بٹھائیں کہ دیکھیں یہ مقابلے ہمارے بچوں کو مضبوط بناتے ہیں، یہ مقابلے ہمارے بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں. بچہ اپنے آپ کو پرکھتا ہے، اپنے آپ کو جانچتا ہے، اپنے آپ کو آنکھتا ہے کہ وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے اور اسے کس ایریا میں زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اس لیے، اور اس کے علاوہ جو ہابی کلاسز ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں. اب میں ہابی کلاسز کے نام پہ یہ نہیں کہوں گی کہ ہر کوئی ناچ اور گانے میں ہی چلا جائے، کیونکہ ناچ گانا ہی صرف الٹیمیٹ نہیں ہے. جو لوگ ناچ گانا کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے، ان پہ ہمیں اعتراض کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے ہنر ہیں دنیا میں. ہمارے آرٹ ہے، پینٹنگ ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہ کوئلنگ کا آرٹ ہے، اس کے علاوہ دستکاری کے بہت سارے ہنر ہیں، امبرائڈری کا ہے، بہت سے ہابیز ہیں. کوکنگ کی ہابیز ہے، آج کل دیکھیے کوکنگ کتنا فیمس ہو رہا ہے، اچھے لوگ اس فیلڈ میں جا رہے ہیں اور بہت سے نئے نوکریاں اس فیلڈ میں لگ رہی ہیں. تو اس طرح کی ہابی کلاسز میں بھی ہم ضرور بچوں کو، کھیل کود ہے اس میں ہم اپنے بچوں کو ضرور انرول کرائیں، تاکہ اسکول کی پڑھائی کے علاوہ کم سے کم وہ 2 ہابی میں ضرور اپنا ٹائم دے، اپنا وقت دے، اور تاکہ وہ فضول کاموں سے بچا رہ سکے. جی، تو بہرحال آپ اس پروگرام میں آئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن ایشوز پر آپ نے بات کی اور جو ٹاپکس اس کے اندر آپ نے رکھی ہیں اور جن پہلوؤں پہ آپ نے بات کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاننا اور پھر اس کو عمل میں ڈھالنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اور یہ ایک طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسکول کی نہیں بلکہ یہ سماج کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اگر ہم ایک بہتر معاشرہ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہترین شہری بن کے نکلیں اور ہماری سوسائٹی بھی خوبصورت امریکہ کی سوسائٹی کی طرح ہو سکے، ہمارے ہاں بھی وہ جذبہ پڑھنے لکھنے کے پروان چڑھ سکے جو سنگاپور میں آپ دیکھ کر آئیں، تو اس کے لیے سماج کو مل کر کے کوشش کرنی پڑے گی، اسکول کو بھی، پیرنٹس کو بھی اور ٹیچرز کو بھی. لیکن بہرحال آپ آئیں اور آپ نے ان تمام پہلوؤں پہ آپ نے بہت تفصیلی آپ نے گفتگو کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے سوچنا شروع کیا ہے، یہ 21 سینچری کی سب سے بڑی اسکلس ہے، کرٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے انسان کے اندر. تو وہ آپ نے بیدار کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جو ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی ضرور سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. ضرور. تو آپ نے دیکھا کہ آج ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ نے
तालीम के हर पहलू पर जो जानना और जिसका समझना ज़रूरी है उस पर उन्होंने खुलकर बात की, तफसीली रोशनी डाली और ये समझाने की कोशिश की कि अगर हम तालीम के मैदान में अपने बच्चों को आगे लाना चाहते हैं और उनको एक कामयाब शख्सियत में ढालना चाहते हैं, इसी तरीके से अगर हम बेहतरीन तालीमी इदारे चलाना चाहते हैं और उन्हें कामयाबी के मंजिल पे लेके जाना चाहते हैं, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना होगा। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहिबा ने जिन बातों की तरफ इशारा किया या जिन पहलुओं पे खुलकर बात की, उसे न सिर्फ आप समझे होंगे बल्कि आप उसे अमली ज़िंदगी में ढाल कर और उससे जो फ़ायदा हासिल किया जा सकता है वो आप फ़ायदा खुद को भी पहुंचाएंगे, समाज को भी पहुंचाएंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।